जिंदगी जिंदाबाद। नमस्कार, अच्छे हैं ना आप लोग? जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुझको है अर्पण। जीवन के दाता, सांसों के स्वामी, ये नैया की पतवार तुझको है अर्पण। वास्तव में मनुष्य जो इतना इतराता है, कभी कभार अहंकार से वो इतना फूल जाता है कि अपनी औकात भूल जाता है कि हम सब लोग इस धरती पर मेहमान हैं। अभी एक छोटे से सूक्ष्म जीव कोरोना वायरस ने पूरे संसार के जितना भी मनुष्य ने विकास किया आज तक, सब कुछ तो ठहर गया है एक जगह पर। अगर ध्यान देंगे तो पाएंगे मनुष्य का औकात पता चल गया है। मनुष्य की औकात कितनी है कि एक सूक्ष्म जीव के सामने वो बेबस है, लाचार है। तो मुझे लगता है उस कुदरत के आगे किसी की नहीं चलती है। कहते हैं एक बार बुद्ध से उनके परम प्रिय शिष्य आनंद पूछते हैं, भंते दुनिया में जहर क्या है, विष क्या है? तो बुद्ध कहते हैं, आनंद दुनिया में हर वो चीज जहर है, दुनिया में हर वो चीज विष है जो आवश्यकता से अधिक हो जाता है। आवश्यकता से अधिक कुछ भी चीज विष हो जाता है, वो जहर हो जाता है। भगवान बुद्ध और महावीर के समकालीन चीन में एक दार्शनिक हुए, चीनी दार्शनिक जिनका नाम है कन्फ्यूशियस। कन्फ्यूशियस चीन के दार्शनिक थे जिन्हें 100 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है। 100 पीढ़ियों का अध्यापक के नाम से कौन जाने जाते हैं? कन्फ्यूशियस। ये चाइनीज नेम है, चीन का नाम है। अच्छा ना, वैसे चीन के लोग पता नहीं नाम कैसे रखते हैं, ये तो थोड़ा ढंग का नाम है कन्फ्यूशियस। कुछ कुछ नाम सुनेंगे तो चुंग चांग त्वांग, फू फू क्वांग, लगता है ना जैसे हम लोग के देश भारत में कोई बच्चा जन्म लेता है तो खुशी में थाली बजाया जाता है। हमें लगता है चीन में कोई बच्चा जन्म लेता होगा तो वहां थाली गिराया जाता होगा, और गिरने के बाद जो आवाज आती होगी झीन झाम झुंग, वही बच्चा का नाम रख देता होगा। खैर जो भी हो, कन्फ्यूशियस चीनी दार्शनिक थे। उन्होंने बहुत अच्छा संदेश दिए थे पीढ़ियों को, एक ऐसा संदेश जो 100 पीढ़ियों तक भी वो पुरानी ना हो, इसलिए उन्हें 100 पीढ़ियों का अध्यापक कहा जाता है। कन्फ्यूशियस ने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट वो ये किए थे क्योंकि कन्फ्यूशियस चीन के लू राज्य के एक मंत्री पद पर भी काम किए, एक शासक के रूप में काम किए। तो वो शासक के रूप में नैतिकता में सुधार लाने की बात की, वो परोपकार की बात की, चरित्र निर्माण पर जोर दिए। वो एक ऐसे अध्यापक के रूप में 22 वर्ष की उम्र के थे उस समय, वो एक विद्यालय खोले थे चीन में। तो एक ऐसे अध्यापक के रूप में काम किए कि अगर कोई अपराधी है, अगर कोई व्यक्ति कोई अपराध किया है तो उसे दंड के रूप में उसके चरित्र के विकास में जोर देने की बात करते थे, ना कि दंड देकर उसे और अपराधी बनाया जाए। तो कहते हैं एक बार जब वो मंत्री के पद पर ही थे, उस समय चीन के उस लू राज्य के राजा ने क्या किया था कि उस अपराधी को उसे मृत्यु दंड दिया। और जब मृत्यु दंड दे ही दिया तो कन्फ्यूशियस एक एक्सपेरिमेंट किए। क्या एक्सपेरिमेंट किए ना कि जिस व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया गया था
उसे अगली सुबह चूंकि उन्हें मृत्यु देनी थी, तो बोला गया क्या कि तुम्हें अगर फांसी के रूप में मृत्यु दिया जाएगा, कन्फ्यूशियस उस अपराधी से कहते हैं कि अगर तुम्हें फांसी के रूप में मृत्यु दिया जाएगा तो बड़ी कष्ट होगी, इसलिए कल सुबह तुम्हें मृत्यु किस तरह दिया जाएगा कि सुबह एक जहरीला सांप द्वारा तुम्हें कटवा दिया जाएगा, जैसे ही सांप काटेगा तुम मर जाओगे। अब वो अपराधी को लगा चलो ये तो आसान मौत है, और जब सुबह उस अपराधी माथे को काला कपड़ा से ढका गया और ढकने के बाद उसके पांव में काटने का, जैसे ही काटने का आभास हुआ उस अपराधी को तुरंत बेहोश पड़ गया। तुरंत ही वो बेहोश हो गया, और जब उसका पोस्टमार्टम किया गया, और जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसके शरीर में उस अपराधी को जैसे ही उसके पांव में कुछ चुभाया गया तो अपराधी को लगा जैसे सांप काट ही दिया, और वो तुरंत ही मूर्छित हो जाता है, उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। तो कन्फ्यूशियस इस मृत्यु का कारण ढूंढने के लिए जब उसका पोस्टमार्टम किया जाता है तो पता चलता है उसका मृत्यु का कारण था कि उसके पूरे शरीर में जहर फैल गया था, विष फैल गया था। तो कन्फ्यूशियस ये सोचते हैं कि इस व्यक्ति में जहर फैला कैसे, जबकि इस व्यक्ति को सांप द्वारा नहीं कटवाया गया था, बल्कि उसके माथा को ढक करके उसके पांव में 2 सुई चुभो दिया गया था। तो फिर वो विष कैसे आया? तो ये एक्सपेरिमेंट से एक निष्कर्ष निकालते और कहते हैं कि चूंकि ये अपराधी रात भर सोचता रहा, क्या सोचता रहा कि मुझे सुबह सांप द्वारा कटवाया जाएगा और मैं मर जाऊंगा, और उस सोच ने उसके पूरे शरीर में विष पैदा कर दिया। पूरे शरीर में रात भर उसके दिमाग में पूरे शरीर में विष का निर्माण कर दिया, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो अधिकांश दुनिया में आप देखेंगे तो मैक्सिमम जो बीमारियां होती हैं ये स्वाभाविक है, प्रकृति में पाए जाने वाले विषाणु, जीवाणु, परजीवी, कवक ये तो है, लेकिन हम सोच से जब निर्बल हो जाते हैं तो हम अपने मस्तिष्क में उसे बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं, और ज्यादा निमंत्रण देते हैं। आइए हम लोग जानते हैं प्रकृति के कुछ ऐसी चीजें जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हानिकारक प्रभाव डालता है, और उससे बचने के क्या उपाय हो सकते हैं। तो आज जीव विज्ञान के एक शानदार टॉपिक पर चर्चा करेंगे, विषाणु के बारे और विषाणु से होने वाली बीमारियों के बारे देखेंगे। तो आज के टॉपिक में है विषाणु की कहानी। ला 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 विषाणु का एक नाम वायरस है। वायरस वैसे लैटिन शब्द है, और इस लैटिन शब्द वायरस का अर्थ होता है विष, जिसे आप जहर कह सकते हैं। और जब आप विषाणु को तोड़ेंगे तो इसका मतलब होगा विष के अणु, विष के अणु। ध्यान देना है, ये जो विषाणु है ये अकोशिकीय होता है, अकोशिकीय होता है। चूंकि अकोशिकीय होता है इसलिए ये वृद्धि स्वयं नहीं कर पाता है। अकोशिकीय होने के कारण ये स्वयं वृद्धि नहीं कर पाता है, इसलिए इसको वृद्धि करने के लिए किसी जीवित कोशिका की दरकार होती है। इसलिए ये जब बाहर एनवायरनमेंट में पड़ा रहता है और किसी जीवित कोशिका के संपर्क में, किसी जीव के संपर्क में अगर नहीं आएगा, वो जीव में पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, पशु पक्षी भी हो सकते हैं,
आदमी हो सकता है, जानवर हो सकता है, यानी जीवित कोशिका होनी चाहिए। अगर वो बाहर पड़ा हुआ है तो वो निर्जीव के रूप में होता है, और जैसे ही जीवित कोशिका में संपर्क करता है वैसे ही वो फैलने लगता है, वृद्धि करने लगता है। इसीलिए वायरस को यानी विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच का क्या कहा गया है? सजीव और निर्जीव को जोड़ने वाला कड़ी कहा जाता है। जोड़ने वाला कड़ी। प्रश्न आता है कि सबसे पहले विषाणु के बारे में कौन बताएं? तो विषाणु का जो खोज है ना, बड़ा ही मजाक मजाक में हो गया। किस तरह मजाक मजाक में हुआ? रूस में एक व्यक्ति जिनको तंबाकू खाने की बड़ी लत थी, वो तंबाकू खाते थे, तो वो रूसी व्यक्ति का नाम था, जो बाद में वैज्ञानिक के रूप में विख्यात हुए, इवानोवास्की। बड़ा अच्छा नाम रख पाएंगे, विषाणुवास्की। विषाणुवास्की, वो रूसी वैज्ञानिक इवानोवास्की, उनको तंबाकू खाने की लत थी। तो एक बार वो देखते हैं ना, तंबाकू के जो पत्तियां हैं वो मुड़ सी गई हैं, और मुड़ मुड़ के क्या हो गई है ना, एकदम पूरा पीले रंग का हो गया है, उसमें छेद हो गए हैं। तो वो क्या करते हैं, उसको लेते हैं, और जब वो तंबाकू बना रहे होते हैं तो उनको मजा नहीं आता है, खाने में मजा नहीं आता है, बनाने में मजा नहीं आता है, और वो ढूंढते हैं कि आखिर इस तरह के क्यों हो गया है। तो वो पाते हैं क्या है कि उस तंबाकू में कुछ ऐसी चीज शामिल हो गया है जो उसके पत्तियों को मोड़ दिया है, और मजाक मजाक में बोल बैठे कि तंबाकू में मोजेक रोग आया है। और इस तरह से 1892 ईस्वी में 1892 में वायरस का यानी विषाणु का खोज हुआ, और खोजकर्ता कौन थे? इवानोवास्की। इवानोवास्की। इवानोवास्की कहां के वैज्ञानिक थे? रूस के। प्रश्न आता है कि पहली बार अच्छा कब खोजा गया? 1892 ईस्वी में। पहली बार किसमें खोजा गया था? पक्षी में, पशु में, आदमी में, या पादप में? तो ध्यान में रखेंगे, तंबाकू में खोजा गया। तंबाकू में खोजा गया था, और तंबाकू के पत्तियों के मुड़ने का जो कारण था वो कौन सा रोग था? मोजेक रोग। तो ध्यान देना है, ये मोजेक रोग के कारण मुड़ गया था तंबाकू की पत्ती। और यही ध्यान देना है कि पहला वायरस जो खोजा गया था उसका क्या नाम था? तंबाकू को टोबैको कहते हैं। टोबैको मोजेक वायरस दुनिया का पहला वायरस यही है, जिसे संक्षेप में लिखा जाता है TMV। तो इस तरह से हम लोग जान पाए वायरस का खोज कैसे हुआ। वायरस का जो अध्ययन है उस अध्ययन को कहते हैं वायरोलॉजी। तो ध्यान देना है, वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जिसे आप विषाणु विज्ञान कह सकते हैं। विषाणु विज्ञान। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विषाणु का अध्ययन किया जाता है। विषाणु का अध्ययन। तो इस तरह से हम लोग जान पाए विषाणु के जनक कौन कहलाते हैं? इवानोवास्की कहलाते हैं। अब हम लोग जानेंगे विषाणु से होने वाली बीमारियां। परीक्षा में अक्सर पूछता रहता है विषाणु से होने वाली निम्नलिखित में से कौन सी बीमारियां हैं? जीवाणु से पूछता है, कवक से पूछता है, परजीवी से पूछता है। तो हम जब विषाणु को याद कर लेते हैं, जीवाणु का याद करते हैं, परजीवी और कवक का याद करते हैं, तो बीमारियां इधर उधर होने लगती हैं। इसलिए मस्तिष्क को कुछ ऐसा निर्देश देना है, उसको इतना मस्ती भरे तरीके से बताना है कि वो आसानी से क्या कर पाएगा? भूल नहीं पाएगा, सदैव वो बिना कंफ्यूजन का याद रख पाएगा। इसके लिए हम लोग एक फनी कहानी का सहारा लेंगे, और आज हम लोग देखेंगे विषाणु की कहानी। तो अक्सर विवाह होता है तो हम लोग लड़का पक्ष के बारे जानते हैं, लड़की पक्ष के बारे जानते हैं,
और लड़का लड़की पक्ष के बारे में बताते हैं, लड़का ऐसा ऐसा है, उनके पापा ऐसे हैं, उनकी मम्मी ऐसी हैं। फिर लड़की में बोलते हैं लड़की ऐसी है और उनके मम्मी पापा ऐसे हैं, और जब सब ठीक ठाक होता है तो फिर विवाह हो जाता है। तो गुण मिलने चाहिए। हम लोग यहाँ विषाणु की कहानी में एक ऐसे कहानी ले रहे हैं जिसमें लड़का पक्ष भी और लड़की पक्ष भी दोनों में गुण ये मिलता है कि दोनों का परिवार जो है विषाणु के बीमारियों से ग्रसित है। आइए जानते हैं विषाणु की कहानी। आओ सुनाए विषाणु की कहानी। एक था लड़का एक थी लड़की, दोनों को विषाणु से थी परेशानी। लड़का था हाफो माइंड का, उनके पापा थे पियांक। उनकी मम्मी को रेबीज और खसरा था, लड़कियां थी चकाचक। उनके पापा थे ढकाढक और मम्मी थी टकाटक। फिर क्या शादी में नहीं रहेगा अब कोई शक, मंगलम भगवान विष्णु, हो गया विवाह संपन्न, क्योंकि गुण मिल गए। इस फनी कहानी के माध्यम से बीमारियों को याद रखने में मदद मिलेगा। तो हम लोग लड़का पक्ष को लिए और लड़की पक्ष को लिए। ला 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 एक तरफ लेंगे लड़का पक्ष और एक तरफ लेंगे लड़की पक्ष। ये हम लोग जान रहे हैं विषाणु की कहानी। ला 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 ला। और इसमें जान पाएंगे विषाणु से होने वाली बीमारियां कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। लड़का पक्ष में से हम लोग देख पाए, आओ सुनाए विषाणु की कहानी। लड़का जो था उसको हाफ माइंड का, वो हाफ माइंड का था, लड़का था हाफ माइंड का। इनके पापा थे पियांक, पापा पियांक। और जब कोई आदमी पियांक होता है तो देखे होंगे अक्सर कि वो ऐसे चलता जैसे पोलियो मार दिया हो, जैसे लगता है पोलियो। कब? जब पी लेगा तब, पी लेगा तब, यानी पी लिया। उसके बाद हाफ से यहां दो बीमारी निकालिएगा, एक ह से हर्पीज निकालिएगा और एक हाफ से हेपेटाइटिस निकालिएगा, हेपेटाइटिस। और माइंड से निकालेंगे मेनिनजाइटिस, मेनिनजाइटिस। इसके बाद आगे देखेंगे इनकी मम्मी जो है, लड़का की मम्मी को रेबीज और खसरा है, रेबीज और खसरा है। इधर हम लोग लड़की पक्ष में क्या देखें, लड़की तो है चकाचक, लड़की चकाचक, चकाचक तो है, लेकिन गाल में चेचक का छोटा निशान है। चकाचक से चेचक निकालेंगे, गाल में, कहां? लड़की के गाल में छोटी चेचक का, छोटी चेचक है। तो आप लोग क्या करेंगे, गाल से निकाल देंगे गलशोथ, गलशोथ की बीमारी। छोटी से निकालेंगे छोटी माता, छोटी माता। और चेचक से तो चेचक होगा। इस तरह से यहां तीन बीमारी ले लेना है। उसके बाद हम लोग देखें इनके जो पापा हैं,
इनके पापा पूरा ढक हथिन, तो फुली ढक, फुली ढक ढक। इसमें थोड़ा सा फुली से निकालेंगे फ्लू, जिसको इन्फ्लुएंजा कहते हैं। उसके बाद ढक से यहां निकाल देंगे इसको डेंगू, सोच लीजिए डेंगू की बीमारी। इसके बाद इनकी जो मम्मी है, इनकी मम्मी टकाटक, टकाटक, लड़की चकाचक, पापा ढकाढक, ढका ढक। थोड़ा सा फनी बना रहे हैं। और मम्मी टकाटक, टकाटक से निकालिए ट्रेकोमा, ट्रेकोमा। तो इस तरह से हम लोग देख पाए मम्मी टकाटक, टकाटक से ट्रेकोमा निकालेंगे। ध्यान देना है, टकाटक हम लोग कैसे आंख से देखते हैं, यानी ट्रेकोमा किस अंग को प्रभावित करता है, आंख को प्रभावित करता है। ये बहुत ज्यादा पूछता भी है, किस अंग को प्रभावित करेगा, आंख को। टकाटक देखेंगे आंख से, ठीक है। उसके बाद ध्यान देना है, इनके पापा फुली ढक हथिन, यानी फ्लू। फ्लू अन्य जानवरों में भी होता है, बर्ड फ्लू का नाम अक्सर हम लोग सुनते भी हैं। चकाचक से निकाल लेंगे चेचक। तो यहां ध्यान देना है, चेचक जब बोलेंगे और छोटी माता बोलेंगे तो इससे संबंधित वायरस का नाम भी पूछता है। चेचक बोलेगा तो वेरिओला से चेचक का गोला, तो वेरिओला वायरस से, किस वायरस से, वेरिओला वायरस से होता है चेचक का गोला। खाली एक ही याद रखिए, वेरिओला चेचक, तो वेरिसेला छोटी माता, दो में से एक ही को याद रखिएगा तो कंफ्यूज करेंगे। वेरिओला से चेचक का गोला होता है। उसके बाद हम लोग जानना है, अगर हम लोग देख पा रहे हैं यहां लड़का के मम्मी को रेबीज हुआ है, तो रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। ये पागल कुत्ते के काटने से होता है, और इसमें जो मरीज होता है उसको पानी से डर लगता है। उसके बाद खसरा, जो पूरे शरीर में लाल चकत्ता बना देता है। इसके बाद यहां देखेंगे पोलियो और पीलिया। पोलियो के बारे में जानना है कि 2014 में भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया गया है। पीलिया, ध्यान रखेंगे, अगर पी लेगा तो क्या हो जाएगा, लीवर खराब होगा, यानी ये यकृत को प्रभावित करता है, जिसे हम लोग लीवर भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसी पीलिया बीमारी को जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है, जॉन्डिस। इसके बाद थोड़ा सा डिटेल ये जान लेना है, हर्पीस की जो बीमारी है, जिसे हर्पीस भी कहते हैं, जो पूरे शरीर में हो जाता है, त्वचा में होता है। हेपेटाइटिस, जिसको यकृत शोथ के नाम से भी जाना जाता है, यकृत शोथ भी कहा जाता है। और मेनिंजाइटिस, ये भी काफी ज्यादा पूछता है। मेनिन यानी मन ठीक नहीं रहता है, यानी ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला है मेनिंजाइटिस। हम लोग देख पाए लड़का पक्ष और लड़की पक्ष दोनों ही वायरस से ग्रसित थे, दोनों का गुण मिला, शादी संपन्न हुआ। लेकिन शादी के बाद बड़ा ही दिक्कत हो गया। दिक्कत क्या हो गया कि दोनों का दिशा बदल गया। असुरक्षित यौन संबंध के कारण दोनों को एड्स की बीमारी हो जाती है। एड्स की बीमारी का जांच के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, और एलिसा टेस्ट में जो एड्स का जो वायरस है वो HIV नाम है। ध्यान देना है, अगर एड्स की बीमारी हो जाती है तो इससे प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होता है, जिसमें से WBC क्या हो जाता है, प्रभावित होता है। इसके बाद अगर कोई भी बीमारी होती है तो वो बीमारी ठीक होती ही नहीं है। एड्स के बारे में एक चीज और जानना है, इसमें एक ही दिशा में काम करिए तब तो ठीक है, दिशा बदला कि इस बीमारी की होने की संभावना रहती है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को, यानी एक ही दिशा में रह के काम करना है। इसके बाद और एक चीज जानना है कि शादी तो हो गई तो परिवार भी तो बढ़ेगा। इन दोनों को 5 बेटा, कई गो बेटा,
5 गो बेटा होता है, और 5 बेटा में से देखिए कौन कौन होता है। पहला बेटा जिसका नाम रखा गया जीका, दूसरा बेटा जिसका नाम रखा गया निपाह, तीसरा बेटा जिसका नाम रखा गया इबोला, और चौथा बेटा जिसका नाम रखा गया कोरोना, जो इन दिनों काफी चर्चा में है, और 5वां बेटा जिसका नाम रखा गया हंटा। इस तरह से ये सारे वायरस हैं। उसके बाद एक चीज और जानना है, इसमें से जो निपाह है, परीक्षा में संभवतः बहुत ज्यादा पूछता भी है, ये जो निपाह वायरस है ये मलेशिया के निपाह गांव में पता चला था। मलेशिया के निपाह गांव के नाम पर रखा गया है। निपाह गांव के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। कौन सा गांव? निपाह गांव। इसमें से इबोला के बारे में एक चीज जानना है कि इबोला वायरस का जो नामकरण है ये कांगो नदी के नाम पर किया गया है। कांगो की एक नदी के नाम पर इबोला रखा गया। काफी ज्यादा परीक्षा में पूछना पसंद करता है। इन दिनों कोरोना का तो काफी चर्चा है और हंटा की भी काफी चर्चा है। ये जीका वायरस जो है डेंगू का लक्षण, डेंगू जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसमें से जो मच्छर उत्तरदायी इसके लिए, वो मच्छर का नाम है एडिस, जिसको एडिस इजिप्ट भी कहा जाता है। एडिस इजिप्ट मच्छर के कारण ये प्रभावी करता है। कोरोना जो चीन से उत्पन्न हुआ है, और ये भी चीन से ही उत्पन्न हुआ है, ये वुहान शहर से आया है, जो कहां है? चीन में। इसके बारे में और थोड़ा सा जान लेना। हंटा के बारे में अभी जारी है, अभी ये तो पूरा फैला नहीं है। वैसे चीन में हम लोग देख पाए 5 बेटा हुआ, जिसका नाम क्या क्या रखा गया? जिका, निपा, इबोला, कोरोना, हंटा। और 3 बेटी हुई। कितनी बेटी? 3 बेटी। और अब हम लोग देख पाएंगे तीनों बेटी का नाम क्या क्या रखा गया। क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं वायरस, इसलिए वायरस से ही जोड़ जोड़ के पढ़ रहे हैं। पहली बेटी का नाम रखा गया रानिया, रानिया। दूसर बेटी के नाम रखा गया चमकी, और तीसरी की बेटी का नाम रखा गया चिकनगुनिया, चिकनगुनिया। ध्यान देना है, रानिया से याद रख लेंगे रानी खेत। रानी खेत विषाणु से होने वाली एक बीमारी जो मुर्गियों में होती है। ये तो पहली बेटी हुई तो वो मुर्गी टाइप की पतली दुबली थी। चमकी, आप लोग ध्यान देंगे, ये तो हालांकि 1995 से ही चर्चा में है, लेकिन 2019 में काफी चर्चा में आया था। बिहार में, बिहार के कहा? मुजफ्फरपुर में। बिहार के मुजफ्फरपुर में जो काफी बच्चों को प्रभावित किया था। चिकनगुनिया, चिकनगुनिया का इस शब्द का ही अर्थ होता है जो दोहरा दे। दोहरा दे मतलब शरीर को दुबला पतला कर दे। जो डेंगू का लक्षण है, जीका का लक्षण है, उससे मिलता जुलता होता है चिकनगुनिया। ध्यान रखना है, पहली बार तो हम चिकनगुनिया सुने थे तो हमको लगना था कि कोई खाने पीने वाला चीज है क्या, ऐसा नाम इतना सुंदर रखा गया है। लेकिन याद रखेंगे चिकनगुनिया वायरस से होने वाली बीमारी का नाम है, जो काफी जोड़ों में दर्द होता है, बुखार की स्थिति होती है। चमकी में भी ये चमकी बुखार की स्थिति है। और ध्यान देना है, इसके बारे में अभी तो पूरा क्लियर पता नहीं चला हुआ है, लेकिन मस्तिष्क सोच से संबंधित बीमारी है, जिसको इन्फेलेलाइटिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद रानीखेत, ये मुर्गियों में होने वाली बीमारी है, मुर्गी में ये होता है। तो इस तरह से हम लोग जान पाए जानवरों से ही जनरली संक्रमण करके क्या होता है ना, मनुष्यों में बीमारी फैलती है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जानकारी में जानना है, एक वायरस का नाम है, यहां हम लोग देख पाए थे शादी के बाद एड्स की बीमारी हुई थी। उसके बाद जो सर्दी, खांसी और सामान्य जो बुखार हो जाता है, सर्दी, खांसी, बुखार, जिसके लिए आप एक शब्द जुकाम का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए जो वायरस उत्तरदायी है उसका नाम है राइनो वायरस। राइनो वायरस।
राइनो वायरस के कारण जनरली जुकाम होता है। उसके बाद एक वायरस का नाम और जान लेना है जिसका नाम है आरएसवी। आरएसवी का फुल फॉर्म होता है रेस्पिरेटरी सिनिसिटियल वायरस। इस वायरस के बारे में जानना यह है कि इसको कहते हैं घात करो और छुप जाओ। घात करो और छुप जाओ। ये श्वसन तंत्र को क्या करता है? प्रभावित करता है। इस तरह से हम लोग जान पाए वायरस से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, कौन निम्नलिखित में से कौन वायरस है। ध्यान दीजिएगा, ये जो वायरस होता है, इस वायरस की जो संरचना है लगभग इस टाइप का होता है, जो बेंजीन हम लोग बनाते हैं, पूंछ रहता है। तो ये इसका जो बाहर का आवरण है वो प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है? प्रोटीन से, जिसको कैप्सिड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? कैप्सिड। और चूंकि प्रोटीन का संश्लेषण करता कौन है? प्रोटीन का संश्लेषण करता है कौन? न्यूक्लिक एसिड, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? न्यूक्लिक एसिड, जिसको नाभिकीय अम्ल कहते हैं। नाभिकीय अम्ल, जिसमें क्या पाया जाता है? डीएनए और आरएनए का संश्लेषण करता है। तो ध्यान देना है, वायरस में या तो डीएनए होगा या तो फिर आरएनए होगा। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। या तो डीएनए होता है या तो आरएनए होता है, दोनों में से कोई एक होता है। ध्यान देना है कि यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। और कभी ध्यान दिए हैं कि नहीं इस बात को कि सांप का जो विष होता है, सांप का विष में भी प्रोटीन ही पाया जाता है। यह भी बहुत ज्यादा परीक्षा में पूछना पसंद करता है। तो इस तरह से हम लोग जान पाए। तो अक्सर क्या ये जो विषाणु होता है ये सिर्फ हानिकारक है कि कुछ लाभ देने वाला भी है? तो कुछ विषाणु ऐसे होते हैं जो जीवाणु को खाते हैं, जिसको बोलते हैं जीवाणु भोजी। जीवाणु भोजी। अगर आपसे पूछता है जीवाणु भोजी क्या है, तो याद रखेंगे जीवाणु भोजी विषाणु है। जीवाणु भोजी क्या है? विषाणु, जिसको बैक्टीरिया फेज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारे लिए लाभदायक भी होता है। सामान्यतः पानी में जब क्या होता है ना कि हानिकारक जीवाणु आ जाते हैं, तो ये विषाणु क्या करते हैं ना, उसको खाते हैं। उन जीवाणुओं को क्या करते हैं? खाते हैं। हानिकारक जीवाणु को खा जाते हैं और पानी को स्वच्छ बनाए रखते हैं। इस तरह से हम देख पाए कि हमेशा ये हानिकारक नहीं होते हैं, लाभदायक भी होते हैं कभी कभार। और थोड़ा अनुमान लगाइए ना, कुदरत जितना कुछ भी बनाए हुए हैं एक संतुलन की स्थिति रखने के लिए बनाए हुए हैं। आप अनुमान लगाइए, छोटे छोटे जीव नहीं होते तो अगर किसी जीवित प्राणी की मृत्यु हो जाती तो उसको सड़ाने के लिए तो यही सब तो उसको खाता है। अगर खाता नहीं, शरीर गलता नहीं, तो पूरे संसार में अनुमान लगा सकते हैं कि शरीर गलता ही नहीं तो खाली मरा हुआ शरीर कितना हो जाता। तो यही सब उसे खा करके क्या करता है? छोटे छोटे टुकड़ों में तब्दील करता है, उसे मिट्टी के रूप में रूपांतरित करता है। अक्सर हम जब तक जीवित रहते हैं तब तक इन जितने भी बाहर के हानिकारक जीवाणु विषाणु कीटाणु होते हैं उससे निरंतर ये शरीर क्या होता है? लड़ता रहता है। और जैसे शरीर कमजोर हो जाता है तो फिर ये हमारे शरीर में प्रभावी हो जाता है। इसके लिए सोच बड़ा ही मजबूत करने की जरूरत पड़ती है। अधिकतर बीमारी तो सोच के कारण, कमजोर सोच के कारण होता है। सोच लेते हैं अरे उसको ये बीमारी हुआ है, या कभी हम बीमारी वाला किताब पढ़ते हैं तो लगता है कहीं ये बीमारी हम ही को तो नहीं हुआ है, जिसके कारण वो बीमारी कभी ना कभी पता चलता है हमारे शरीर में प्रभावी हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति रास्ते में टहल रहे थे, टहलने के दौरान अचानक वो सुने क्या उनके दोस्त को पोलियो मार दिया है। जैसे ये सुनते हैं कि उनके दोस्त को पोलियो मार दिया है, पोलियो चूंकि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने के बाद दिमाग हमारे बाकी अंगों को मैसेज देना छोड़ देता है, इसलिए वो अंग काम करना बंद करता है। तो उसको बताया कि आखिर उसको पोलियो कैसे मारा, तो बोला ना कि वो सुबह शौचालय में बैठा हुआ था और बैठले बैठले पता चल गया उसको पोलियो मार दिया। अब उसके दिमाग में चलने लगा कि पोलियो शौचालय में मारता है, और जब भी वो शौचालय जाता तो मन में सोचता था कहीं हमरो मार दिया तो, कहीं मुझे भी मार दिया तो, कहीं मुझे भी मार दिया तो। मतलब डेली जाता था सुबह तो यही सोचता था कहीं हमरो मार दिया। बड़ा डर गया, और इतना डर गया कि एक बार ऐसे ही शौचालय में बैठा था
और जैसे ही उठना चाह रहा, उठ ही नहीं पा रहा है। जोर से चिल्ला, रे कोई बचा रे, पोलियो मार दिया रे। घर वाले आए, दरवाजे बोले खोलिए, उसको ले गए, बेड पर लिटाए, डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर इंजेक्शन दिए, उसके बाद उनको होश आया, बोले क्या दिक्कत है? तो कहते हैं हम जो सोचते थे डॉक्टर साहब वही हो गया। बोले क्या सोचते थे? सोचते ये थे कि हमको पोलियो मार देगा, हम शौचालय जाते हैं पोलियो मार देगा और मारिए दिया। आपको कैसे पता चला मार दिया है पोलियो? बोले देखिए डॉक्टर साहब उठना चाह रहे हैं, उठिए नहीं पा रहे हैं। बोले उठिए, उठ के दिखाइए तो। जैसे उठ रहे हैं तो नहीं उठ पा रहे थे। बोले कैसे उठिएगा जी, आपका पैंट का जो हुक है शर्ट के बटन में फंस गया है, और उठ रहे हैं तो वही पकड़ ले रहा है इस तरह से, इसलिए उठने नहीं दे रहे हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है ना, वो हुक के कारण नहीं उठ पा रहे, तो उनको लगा कि पोलियो मार दिया। हम जो सोचते हैं वो नहीं भी होता है ना, उससे संबंधित कुछ और हो जाता, लगता है वही हो गया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने इम्यून सिस्टम को सोच से भी मजबूत बनाने की दरकार है, जिससे इन हानिकारक प्रभावों से जीवन को हम सुरक्षित रख सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल जानकारी हम लोग किसी वीडियो में जानेंगे। ये संक्षिप्त जानकारी था जिसमें से बीमारियों को पहचानने का तरीका जान पाए। इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देख पाएंगे इनसे संबंधित और सारी जानकारियों को। जिंदगी जिंदाबाद।